तो शुरू किया जाए। क्वेश्चन तो पढ़ लिया होगा आप लोगों ने। यस सर। देखते हैं फिर। A rigid body of mass m and radius r, एक रिजिड बॉडी है। कौन सा शेप है ये नहीं गिवन है, बस बोला है कि एक रिजिड बॉडी है जिसका मास m है, रेडियस r है। इट रोल्स विदाउट स्लिपिंग ऑन अ रफ सरफेस। रफ सरफेस पे एक रिजिड बॉडी रोल कर रही है, हमें पता नहीं था इसलिए मैंने व्हील बना दिया, ठीक है। अ फोर्स इज एक्टिंग ऑन द रिजिड बॉडी एक्स डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, मतलब कि रिजिड बॉडी में एक फोर्स लग रहा है एफ, जो कि सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर है। ओके, ऑन अ नहीं, ऑन द रिजिड बॉडी। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स सो दैट स्टैटिक फ्रिक्शन इज जीरो। प्योर रोलिंग कर रहा है बट फ्रिक्शन नहीं है, इसके लिए एक्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए ये मुझे बताना है। ऑब्वियसली हमें यहाँ पर इसका मास m दे रखा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I दे रखा है और रेडियस r गिवन है। हमें इनकी टर्म्स में m, I और r की टर्म्स में x बताना है, ठीक है बेटा। यस सर। अच्छा, वो तो m और r गिवन था, I भी देना चाहिए था। मैंने इनफा क्लास में कराया, आप लोग आपने गलत बोला, नहीं कराया लास्ट क्लास में। मैंने बोला था I भी गिवन होगा, नहीं तो नहीं होगा क्वेश्चन, मुझे याद है। यस सर, हो गया था। हो गया था ना। तो यस सर। कोई बात नहीं, याद नहीं था, एक बार फटाफट बता देता हूँ। फ्रिक्शन अगर नहीं है तो ये फोर्स एक्सेलेरेशन भी प्रोवाइड करेगा और यही फोर्स टॉर्क भी प्रोवाइड करेगा। तो अगर इसका एक्सेलरेशन में आगे की तरफ ए बोल लेता हूँ तो F इज इक्वल टू एम ए बोल सकता हूँ, राइट। दूसरा, यस सर। अगर मैं इसका एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा बोल देता हूँ तो टाउ कितना है, एक्स एफ, दैट इज इक्वल टू आई अल्फा बोल सकता हूँ। और क्योंकि प्योर रोलिंग है, नीचे वाला सरफेस रेस्ट पर है, इसलिए इस व्हील का बॉटम मोस्ट पॉइंट भी रेस्ट पे रहेगा, उसकी वेलोसिटी भी जीरो रहेगी, उसका एक्सेलेरेशन मतलब टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन उसका भी जीरो रहेगा, राइट। सो यहाँ के लिए मैं क्या बोल सकता हूँ, ए इज इक्वल टू आर अल्फा, राइट। यस सो सर। मैंने इसको एम आर अल्फा बोल दिया। तीसरी इक्वेशन ऑलरेडी यूज कर ली मैंने कि ए इज इक्वल टू आर अल्फा। ओके, तीन इक्वेशन बनी थी मेरे पास, मैंने तीसरी इक्वेशन यहाँ ऑलरेडी यूज कर ली। नाउ ऑल आई नीड टू डू इज फाइंड एक्स। सो उसके लिए मैंने इसको इक्वेशन 1 बोला, इसको इक्वेशन 2 बोला और मैंने डिवाइड कर दिया, तो मुझे क्या मिला, x इज इक्वल टू आई अल्फा अपॉन एम आर अल्फा। अल्फा अल्फा मर गया, दैट इज इक्वल टू आई अपॉन एम आर। सिंपल, ठीक है, कोई दिक्कत। यस सर। आगे बढ़े, यस सर। चलो। ये क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया था लास्ट क्लास में और वहां पे क्लास मैंने खत्म कर दी थी, है ना। सो ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ सिलेंडर इज गिवन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट and kept on a horizontal rough surface imparting no initial linear velocity, ठीक है। लीनियर वेलोसिटी नहीं दी है, सिर्फ इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट देके इस सिलेंडर को छोड़ दिया। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सिलेंडर बिफोर इट स्टार्ट्स टू परफॉर्म प्योर रोलिंग, ऑल्सो फाइंड द वर्क डन बाय द फ्रिक्शन ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। हमें मानना है कि यहाँ जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो म्यू है, इसके बिना क्वेश्चन शायद सॉल्व ना हो सकता है लास्ट में म्यू कैंसिल हो जाए, क्वेश्चन में गिवन नहीं है, पर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मुझे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यहाँ चाहिए होगा। क्योंकि क्वेश्चन क्या कह रहा है समझो एक बार। क्वेश्चन कह रहा है कि मैंने एक बार बस इसको घुमाकर छोड़ दिया, सिर्फ एंगुलर वेलोसिटी देके छोड़ दिया, मतलब दैट्स लाइक मैंने बॉल को स्पिन किया, उसे बॉल घूम रही है, उसको जमीन पर रख दिया। ओके, तो क्या होगा, अगर ये सिर्फ घूम रहा है तो हमने ऑलरेडी वाला केस देख रखा है कि इसके ऊपर क्या होगा, इसके बॉटम मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी क्योंकि पीछे होगी, इसलिए फ्रिक्शन इस पर किधर लगेगा, आगे लगेगा, राइट। कोई दिक्कत। यस सर। ये फ्रिक्शन क्या करेगा, इसको एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा क्योंकि नेट फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो गया। एट द सेम टाइम इस फ्रिक्शन का टॉर्क अपोजिट डायरेक्शन में हो गया, इसलिए अपोजिट डायरेक्शन में अल्फा प्रोवाइड करेगा। इससे क्या होगा, इसकी एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज होगी, लीनियर वेलोसिटी इंक्रीज होगी, और एक टाइम ऐसा आएगा जब v मतलब ओमेगा डिक्रीज होगा, v बढ़ेगा,
एक टाइम ऐसा होगा जब v ओमेगा नॉट ओमेगा आर के बराबर हो जाएगा, उसके बाद प्योर रोलिंग शुरू हो जाएगी, फ्रिक्शन बंद हो जाएगा। हाँ या ना? यस सर। कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं? यस सर। फिर से सुन लो एक बार, जिसको समझ में नहीं आया उसके लिए भी, जिसको समझ में आया वो भी एक बार और सुने, क्योंकि मेरे बोलने से तो एक बार मैं जब तक बोल रहा हूँ तब तक समझ में आता है, वापस जाके घर में पढ़ो तो याद नहीं रहता है, राइट? सो क्या हुआ, क्योंकि ये सिर्फ एंगुलर वेलोसिटी इसके पास, तो इसलिए बॉटम मोस्ट पॉइंट के पास वेलोसिटी पीछे की तरफ है, इसलिए रफ सरफेस इस पर फ्रिक्शन आगे की तरफ लगाएगा। जब इस पर फ्रिक्शन आगे की तरफ लगेगा, क्योंकि और कोई फोर्स नहीं लग रहा, इस फ्रिक्शन की वजह से इस पर इस सिलेंडर के ऊपर सिलेंडर के पास आगे की तरफ एक्सेलेरेशन आएगा ए। इस एक्सेलेरेशन ए की वजह से इसकी वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। एट द सेम टाइम ये फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क प्रोवाइड कर रहा है, उस टॉर्क की वजह से अपोजिट डायरेक्शन में अल्फा आएगा, और अपोजिट डायरेक्शन में अल्फा आएगा तो इसका ओमेगा डिक्रीज होगा। ठीक है, ओमेगा जो है इसका वो डिक्रीज होगा। जब प्योर रोलिंग शुरू होगी तो एट द टाइम ऑफ प्योर रोलिंग क्या होगा, खास बात, v और ओमेगा r इक्वल हो जाएगा। आई एम एज्यूमिंग कि इसका रेडियस r है, राइट? कोई दिक्कत? तो हमें बताना है कि इस सिलेंडर ने ये कंडीशन अचीव करने से पहले कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया हो। ऑल्सो फाइंड द वर्क डन बाय फ्रिक्शन ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस में फ्रिक्शन ने कितना वर्क किया होगा ये भी मुझे बताना है। ओके बेटा, समझ में आया कि नहीं? यस सर। चलो फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के कई तरीके हो सकते हैं। ठीक है, मैं बेसिक से ही शुरू कर रहा हूँ, जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया उसी से शुरू कर रहा हूँ। तो उसी को मैं पहले मेथड 1 कहूँगा, बाद में मेथड 2 भी सिखाऊंगा, आज ही सिखाऊंगा, मतलब इस मेथड 1 के बाद मेथड 2 भी सिखाऊंगा। सर रिकॉर्डिंग ऑन किया? हाँ, रिकॉर्डिंग ऑन कर लिया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, स्कूल में भी पूछ सकते हैं आपसे, हर जगह पूछा जा सकता है। ठीक है, आप एक काम करो, मुझे बताओ फ्रिक्शन कितना होगा? क्या ये म्यू इंटू एम जी होगा, हाँ या ना? यस सर। तो मुझे इस फ्रिक्शन की वजह से टॉर्क निकाल के, अल्फा निकाल के बताओ, और एक्सेलेरेशन निकाल के बताओ। पहले फटाफट आप लोग कैलकुलेट करेंगे इसको। क्या होगा बताइए? म्यू एम जी इक्वल टू एम ए लिख सकता हूं। इसका मतलब एक्सेलरेशन कितना हो गया, बोलिए? म्यू जी। राइट, ओके। और टॉर्क कितना है, आर इंटू फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में, है ना? यस सर। तो अपोजिट डायरेक्शन में इसलिए मैं माइनस बोल दे रहा हूँ, हालांकि बाहर की तरफ है। अगर आप देखोगे डायरेक्शन चेक करोगे राइट हैंड थंब रूल लगा के, तो बाहर की तरफ आएगा, पर मैंने क्योंकि ओमेगा की डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रखा है, मतलब अंदर वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रखा है, इसलिए टॉर्क किधर आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, राइट, नेगेटिव आ जाएगा। यस सर। सो ये कितना हो जाएगा, माइनस आर टाइम्स म्यू एम जी, यस और नो? यस सर। और ये किसके बराबर होना चाहिए, आई अल्फा के बराबर, क्योंकि ये सिलेंडर है। हमें बताया नहीं हॉलो सिलेंडर है कि सॉलिड सिलेंडर है, क्या मानेंगे, सॉलिड मानेंगे। क्योंकि ये सिलेंडर है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, देखिए टॉर्क किसका अबाउट लिखा है मैंने, सेंटर ऑफ मास का अबाउट लिखा है ना। ये हमारा नियम है ना कि जब हम कुछ और मेंशन नहीं करें तो सब कुछ सेंटर ऑफ मास के अबाउट लिख देंगे, राइट? तो सेंटर ऑफ मास का अबाउट हमने टॉर्क लिखा है माइनस आर टाइम्स म्यू एम जी, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही का ही हम लोग आई लिखेंगे, कितना हो जाएगा, m आर स्क्वायर बाई 2। टाइम्स अल्फा, विच मीन्स मेरा अल्फा कितना आ गया, देखो, एक आर ने एक आर को मार दिया, एम ने एम को मार दिया, तो हो गया माइनस 2 म्यू जी बाय आर। यस और नो? यस सर। तो ऑब्वियसली इन दोनों का यूज करके, क्योंकि मुझे एक्सेलेरेशन पता है, मुझे अल्फा पता है, आई कैन सिंपली राइट, इसका मतलब ये हो गया सर कि आपकी जो वेलोसिटी है
वो तो सर क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी इसलिए सिंपली ई टी हो जाएगा, ये हो जाएगा म्यू जी टी, इसको मैंने कह दिया इक्वेशन ए। और आपका जो ओमेगा है वो कितना हो जाएगा, ओमेगा नॉट माइनस अल्फा टी, राइट? Yes, sir. माइनस अल्फा टी नहीं प्लस अल्फा टी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी अल्फा को नेगेटिव रख रखा है ना, फॉर्मूला तो यही होता है ना, अल्फा नेगेटिव आएगा इसलिए Yes, सब sir. हो Yes, जाएगा, sir. राइट? Yes, sir. दैट इज इक्वल टू ओमेगा नॉट माइनस टू म्यू जी बाय आर इंटू टी, ये बन गया मेरा इक्वेशन बी। नाउ ऑल आई नीड टू डू इज मैं v को ओमेगा आर के बराबर कर दूंगा तो मुझे टाइम मिल जाएगा, राइट? है ना? यहां तक कॉपी कर लो, इसके आगे का सॉल्यूशन नेक्स्ट पेज पे करूंगा मैं। Yes, sir. Done. ठीक है, आगे बढ़ूं? Yes, sir. चलो, बेसिकली ऐसे घूम रहा था, फ्रिक्शन आगे लगा, है ना? तो क्या होगा, फ्रिक्शन आगे लगेगा ना, तो क्या होगा, Yes. सर वो एक्सेलरेशन प्रोवाइड एक्सेलरेट करेगा करेगा तो और साथ आगे साथ एंगुलर जाएगा। वेलोसिटी डिक्रीज होगी और अल्टीमेटली प्योर रोलिंग पे पहुंच जाएगा, हाँ है ना? यस सर। और फिर प्योर रोलिंग करता रहेगा, उसके बाद थोड़ा फ्रिक्शन लगेगा नहीं ना, यहाँ पे फ्रिक्शन लगना बंद हो जाएगा, राइट? एक बार यस प्योर सर। रोलिंग अचीव हो गई तो बॉटम मोस्ट पॉइंट के पास तो कोई वेलोसिटी बची नहीं, ना कोई टेंडेंसी ऑफ मोशन यस सर। है ना? तो क्या होगा, यस सर। ये इस एंगुलर स्पीड घट रही है और लीनियर स्पीड घट बढ़ते बढ़ते दोनों बराबर हो गए, एक बार v इक्वल टू ओमेगा आर हो गया, उसके बाद फ्रिक्शन बंद और प्योर रोलिंग चालू, राइट? यस सर। है ना? सो मैं वही यहाँ पर ये जो v और ओमेगा मेरे पास आया है, इन दोनों को मैं नेक्स्ट पेज पे कैरी फॉरवर्ड करके कंडीशन लगा देता हूँ, ठीक है? मेरे पास क्या क्या आया है, v इज इक्वल टू आया था म्यू जी टी और ओमेगा आया था ओमेगा नॉट माइनस टू म्यू जी टी बाय आर, राइट? यस सर। सो मैं लिखूंगा क्या, v इज इक्वल टू ओमेगा आर प्योर रोलिंग के लिए, मीन्स म्यू जी टी इज इक्वल टू ओमेगा नॉट माइनस टू म्यू जी टी बाय आर टाइम्स आर, दिस मीन्स 3 mu gt is equal to omega naught r, that means time t is equal to omega naught r by 3 क्या हुआ, म्यू जी। म्यू जी, राइट? तो कितने टाइम के बाद प्योर रोलिंग शुरू हुई, टाइम एट विच प्योर रोलिंग बिगिंस, है ना? यस सर। लेकिन क्वेश्चन में ये थोड़ा ना पूछा था, क्वेश्चन में क्या पूछा था, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा प्योर रोलिंग शुरू करने के पहले। तो देयर फॉर डिस्प्लेसमेंट को क्या लिख सकते हो आप, सिंपली हाफ ए टी स्क्वायर लिख सकते हो, हाँ या ना? यस सर। दैट इज इक्वल टू हाफ टाइम्स एक्सेलरेशन कितना था, म्यू जी इंटू टी स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 4 म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर। तो म्यू जी ने एक म्यू जी मार दिया, दैट इज इक्वल टू ओमेगा नॉट आर का होल स्क्वायर अपॉन 8 म्यू जी। ये आ गया आपका आंसर टू पार्ट 1। समझ में आया कि नहीं? यस सर। है ना? पक्का? यस सर। कॉपी कर लो। ये क्वेश्चन कई बार आप लोगों के स्कूल में भी पूछ लेते हैं, ठीक है?
मतलब क्या क्या पूछ सकते हैं, ये डिस्प्लेसमेंट पूछ सकते हैं, ये टाइम पूछ सकते हैं, वो वेलोसिटी पूछ सकते हैं, है ना। अगर वेलोसिटी वी निकालना तो क्या करोगे, 80, राइट। Yes, sir. देखो सेकंड पार्ट के लिए मेथड वैसे तो और भी हो सकते हैं, पर उसके बारे में मैं डिस्कशन बाद में करूंगा। मैं फर्स्ट पार्ट के लिए पहले एक और मेथड बताऊंगा, ठीक है। और ये बेटा ये मेथड काफ़ी पावरफुल है अगर आप इसको सही तरीके से यूज़ करो तो। बट जो मैंने पहला मेथड बताया ना, इसके एप्लीकेशन ज़्यादा वाइड है, क्योंकि वो ज़्यादा सारे के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट से लेके चल रहा है, वो हर कंडीशन में काम कर जाएगा, हर सिचुएशन में काम कर जाएगा। पर ये जो मेथड 2 है ये भी बहुत सारी सिचुएशंस में आपका बहुत सारा टाइम बहुत सारे क्वेश्चंस में बचा सकता है, ठीक है। तो मैं इस मेथड को जनरली क्या करता था, पूरा जब चैप्टर खत्म हो जाता था उसके बाद दोबारा कभी पढ़ा शुरू करता था ये चैप्टर, बाद में साल के अंत में तब पढ़ाता था। बट अभी मैं आपको एक ही बार में बता दे रहा हूँ, ठीक है। कुछ खास डिफिकल्ट नहीं है, मेथड 2 ज़्यादा आसान है मेथड 1 से। बस कब उसको यूज़ करना है, कहाँ यूज़ करना है, ये सोचने में थोड़ा टाइम लग जाता है, ठीक है। कॉपी हो गया ये फर्स्ट मेथड Yes, sir. सबका। देखो भाई, इसके पास एक एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा नॉट, है ना। देखो जो मेथड हमने अभी यूज किया है उसमें हमें पहले क्या मिला, हमें टाइम मिला, राइट। पहले हमें क्या मिला, टाइम, Time. है ना। उसके बाद हमने उसका यूज करके डिस्प्लेसमेंट निकाला। अभी तक हम लोग अगर हमको वेलोसिटी चाहिए होगी तो हमें दोबारा से वेलोसिटी निकालने के लिए फिर से कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, v इक्वल टू म्यू जी टी लगाना पड़ेगा, ये वाला टाइम यहाँ सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, राइट। मेहनत क्या मतलब एक लाइन का काम है, राइट। Yes, sir. ये जो मेथड 2 मैं आपको बताने जा रहा हूं इसमें आपको सीधे वेलोसिटी मिलेगी, ओके। ठीक है, टाइम निकालने के लिए उसमें मेहनत कर मतलब ये यूज करना पड़ेगा, ओके। क्या है ये मेथड, हम बोलेंगे कि देखो यार ये जो जो भी सिलेंडर था इसके ऊपर फ्रिक्शन तो आगे लग रहा है, हालांकि इस एनालिसिस की जरूरत नहीं होती इस मेथड में कि फ्रिक्शन कितना लगेगा टॉर्क कितना आएगा, बट हम एनालिसिस कर लेते हैं सब। अगर सिर्फ वेलोसिटी चाहिए तो जरूरत नहीं है। फ्रिक्शन आगे लग रहा है ना, और क्या फोर्स लग रहा है इसके ऊपर, और कोई फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है इस पहिए के ऊपर। Sir, mg नीचे. एम जी नीचे लग रहा है, और कोई फोर्स नॉर्मल ऊपर लग रहा है ना। Yes, sir. तो हमने Normal. सब जब टॉर्क लिखा तो एम जी और नॉर्मल क्यों नहीं यूज किया। अरे सर सेंटर ऑफ मास का और टॉर्क लिखा था, एम जी और नॉर्मल दोनों Balance करिए. सेंटर से ही पास हो रहे थे, तो दोनों का टॉर्क जीरो है। वैसे भी Yes, sir. एम जी और नॉर्मल इक्वल होंगे, तो एक तरीके से कपल हो गए, है Yes, ना। sir. कपल हो गए, लेकिन दोनों के लाइन ऑफ एक्शन के बीच में कोई डिस्टेंस है ही नहीं, इसलिए इनका टॉर्क कितना हो गया, किसी भी एक्सिस के अबाउट जीरो, Zero. राइट। Yes, sir. सो ये वाला जो एम जी और नॉर्मल है, इन इसके कॉम्बिनेशन की वजह से ना तो किसी एक्सिस के अबाउट फोर्स लग रहा है, सॉरी ना तो कोई फोर्स लग रहा है और ना ही किसी एक्सिस के अबाउट कोई टॉर्क लग रहा है, राइट, Yes, sir. है ना। इसलिए हम एम जी और नॉर्मल के बारे में ज़्यादा दिमाग लगाएंगे नहीं। सारी की सारी मेहनत कौन करा रहा है, फ्रिक्शन करवा रहा है, राइट। हर चीज़ की जड़ क्या है, ये फ्रिक्शन। क्योंकि ये वाला जो फोर्स है ये सेंटर से पास नहीं हो रहा, है ना। इसी की वजह से टॉर्क आ रहा है, इसकी वजह से एंगुलर मोमेंटम या एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो रही है ना। Yes, sir. अगर किसी तरीके से हम इस फ्रिक्शन का टॉर्क जीरो कर दें तो एंगुलर एंगुलर मोमेंटम चेंज ही नहीं होगा, है ना। Pseudo force लगाएंगे. फ्रिक्शन को जीरो नहीं करना है, फ्रिक्शन का टॉर्क जीरो करना है। इसलिए मैंने सेलेक्ट करी ये वाली एक्सिस। ये वाली एक्सिस कहाँ है, इस ग्राउंड के ऊपर कहीं पे भी हो सकती है, इस लाइन पे होगी, बस एक्सिस जो है आपके प्लेन के परपेंडिकुलर होगी, ओके। अब देखो mg और नॉर्मल का टॉर्क तो इस एक्सिस के अबाउट भी नहीं लग रहा है क्या, No, sir. नहीं लग रहा ना।
सिर्फ और सिर्फ किसका टॉर्क लग रहा है? फ्रिक्शन का? नहीं, वो भी नहीं लग रहा। तो सर इस एक्सिस का और कोई टॉर्क ही नहीं है? हाँ बेटा, नहीं है। तो सर क्या इस एक्सिस के अबाउट अल्फा जीरो होगा? अरे यार, इस एक्सिस का प्योर रोटेशन हो रहा है क्या? नहीं ना। तो क्या टाउ इक्वल टू आई अल्फा लगा सकते हो क्या? नो सर। इसके अबाउट टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा गलत है ना? क्योंकि ये एक्सिस, ना तो ये एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, ना ही ये एक्सिस रेस्ट, सॉरी, ना ही इस एक्सिस के अबाउट प्योर रोटेशन हो रहा है, राइट? यस सर। तो इसलिए इस एक्सिस के अबाउट हम कुछ नहीं लगा पा रहे। हाँ या ना? यस सर। ओके। लेकिन कुछ ना कुछ तो लगेगा ना, टॉर्क जीरो, तो कुछ ना कुछ तो फायदा होना चाहिए। टॉर्क जीरो है, इसका मतलब एंगुलर मोमेंट, अच्छा ऊपर नहीं लिखना था, ऊपर तो कुछ और काम करना मुझे। बट एज टॉर्क इज जीरो, एंगुलर मोमेंटम विल रिमेन कंजर्व्ड या कांस्टेंट, यस सर। है ना? इसलिए मैं क्या बोल सकता हूं कि जब ये व्हील यहां पहुंच जाएगा, प्योर रोलिंग शुरू कर देगा, उस वक्त क्या होगा? सोचो जरा। जब ये व्हील प्योर रोलिंग शुरू कर देगा, उस वक्त अगर इसके पास वेलोसिटी v है और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, तो इस सिचुएशन में और इस सिचुएशन में, इन दोनों ही सिचुएशन में इस एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम सेम रहेगा, राइट? यस सर। इसका मतलब फाइनल एंगुलर मोमेंटम होगा कितना इस एक्सिस के अबाउट? तो देखो, एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास, that is r perpendicular into mv, that is r mv, है ना? यस सर। प्लस एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। कितना हो जाएगा ये? हाफ, सॉरी हाफ कहाँ से आया? काइनेटिक एनर्जी थोड़ी लिखनी है, आई ओमेगा। आई ओमेगा। आई कितना है? m r स्क्वायर बाय 2 टाइम्स ओमेगा, है ना? यस। यस सर। अब दिस इज इक्वल टू इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, वो कितना है भाई? सेंटर ऑफ मास तो रेस्ट पे था, तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो हो गया, जीरो। प्लस एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर मास कितना हो गया? एम आर एम आई स्क्वायर स्क्वायर बाय 2 ओमेगा नॉट। ओमेगा नॉट, है ना? नो यस सर। आर ओमेगा इज इक्वल टू वी, हमें वी निकालना है ना? यस सर। देखो, या तो वी निकलेगा इससे या फिर ओमेगा निकलेगा, जो भी एक निकालना हो निकल जाएगा, ठीक है? या तो वी इज इक्वल टू ओमेगा यहाँ डाल दो, या फिर आर ओमेगा इज इक्वल टू वी यहाँ डाल दो, ओके? तो एक आर तो सीधे कैंसिल ही कर देते कॉमन लेके, है ना? यस सर। ये कितना बच्चा? एम वी प्लस एम वी बाई टू, मतलब 3mv बाई टू इज इक्वल टू एम आर ओमेगा नॉट बाय 2, है ना? यस सर। विच मीन्स v इज इक्वल टू ओमेगा नॉट आर बाय 3। आया कि नहीं आया? यस सर। और यहाँ भी आप टाइम को यहाँ सब्स्टिट्यूट करके देखो कितना आता है, ओमेगा नॉट आर बाय 3 आएगा कि नहीं आएगा, बताइए। यस सर। तो एक लाइन में आया ना आंसर, वेलोसिटी मिल गई ना एक लाइन में। यस सर। अब बोलेगा सर वेलोसिटी मिली सर, है ना, मेरे को टाइम चाहिए था, तो अबे तो ये तो इक्वेशन अभी भी यूज कर सकते हो ना यार, फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, v इज इक्वल टू 80, टाइम मिल जाएगा उससे, डिस्प्लेसमेंट भी मिल ही जाएगा, है ना? यस सर। इनिशियल वेलोसिटी u पता है जीरो, फाइनल वेलोसिटी v पता है, एक्सेलरेशन पता है, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s लगा लो, नहीं तो टाइम निकाल के v इज इक्वल टू प्लस, सॉरी s इज इक्वल टू हाफ a t स्क्वायर लगा लो, राइट? कुछ भी करके आप यूज कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है। पर मेथड 2 से भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, हाँ या ना? यस सर। कॉपी कर लो यहां तक। देखो, शुरुआत में लोगों को मेथड 2 डिफिकल्ट लग सकता है, क्यों? क्योंकि कई लोग बोलते हैं सर ऐसा सोचेंगे कैसे। अगर प्रैक्टिस कर लो तो लगता है मेथड 2 ज़्यादा आसान है, हमेशा वही यूज़ करेंगे। पर ऑब्वियसली मेथड 1 के एप्लीकेशंस ज़्यादा हैं। मेथड 1 जब तक नहीं सीखते हो तब तक मेथड 2 सीखने का कोई फ़ायदा नहीं है। जब मेथड 1 अच्छे से आ जाए, मतलब सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए नहीं,
मेथड 1 में जो भी मैंने कॉन्सेप्ट यूज़ किए हैं वो कॉन्सेप्ट जब हर जगह यूज़ करना सीख जाओ, उसके बाद मेथड 2 सीख अगर आप मेथड 2 पे स्विच करते हो तो दैट्स लाइक कि मेरे को सर ये बेसिक वाला तरीका तो आता ही है, अब मैं सर एक फास्टर तरीका भी सीख लिया मैंने, तो अब मैं अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आया जो मेथड 2 से जल्दी बन सकता है तो वो यूज़ कर लूँगा, और कोई ऐसा क्वेश्चन आया जो मतलब जिसमें बहुत सारा कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा तो मेथड 1 यूज़ कर लूँगा, है ना। Yes, sir. दैट इज़ द लेवल जो आपको अचीव करना है, और उसका एक ही उपाय है प्रैक्टिस। ये नहीं कि कोई एक मेथड आता है सर हम खुश हैं, अरे भाई यही क्वेश्चन थोड़ा आने वाला है एग्जाम में, आ भी सकता है यही क्वेश्चन, कई बार आता है, कई बार आया हुआ है, ठीक है। सर वो एक्सेस चूज करना ही तो मतलब समझना पड़ेगा। एक्सिस चूज करने का तरीका तो बताया ना मैंने आपको, या तो सेंटर ऑफ मास, यस सर। या कोई ऐसी एक्सिस जिसके बाद टॉर्क लिखना बहुत ज़्यादा आसान हो, या जीरो हो जाए टॉर्क, सबसे बढ़िया है ना। यस सर। और एक और होता है चॉइस, थोड़ी देर जो आज ही पढ़ लेंगे हम लोग। यस सर, डन। चलो तो हम लोग फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, कितने टाइम के बाद वो वेलोसिटी आएगी, कितने डिस्प्लेसमेंट के बाद वो वेलोसिटी आएगा, ये सब क्वेश्चन तो बेसिक वाले हम लोग सॉल्व कर ही सकते हैं, है ना। थिंग इस सेकंड क्वेश्चन क्या था कि भैया फ्रिक्शन ने वर्क कितना किया इस पूरे प्रोसेस में, है ना, फ्रिक्शन ने कितना वर्क किया। सो इसका जो पार्ट 2 है उसको हम सॉल्व करेंगे। क्या मैं लिख सकता हूं कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल टू फ्रिक्शन इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना, यस सर। म्यू एम जी इंटू हाफ ए टी स्क्वायर, या फिर इंटू जो भी ये है ना, मैं हाफ ए टी स्क्वायर ही लिख रहा हूं, हाँ या ना। यस सर। बेटा ये तो पॉजिटिव हो गया, मतलब आपकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी क्या ऑटोमेटिकली, ऐसा तो होता नहीं ना फ्रिक्शन में। यस सर। सो दिस इज अ बिग नो, राइट, ये तो नहीं हो सकता ना, कुछ भी होगा ये तो गलत सॉल्यूशन है, हाँ या ना। यस सर। काइनेटिक एनर्जी ऑटोमेटिकली इंक्रीज तो नहीं करेगी, क्योंकि जब ये काम हो रहा था रगड़ने की आवाज आ रही थी, है ना, साउंड प्रोड्यूस हो रहा था, हीट प्रोड्यूस हो रही थी, वाइब्रेशंस हो रहे थे जब ये पूरा प्रोसेस चल रहा था, राइट। यस सर। सो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज तो नहीं कर सकती, डिक्रीज ही करेगी, क्योंकि कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस हुआ है। लेकिन सर इस फॉर्मूले में गलती क्या है, तो भैया वर्क डन बाय फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स वेक्टर डॉट Second डिस्प्लेसमेंट twice वेक्टर cos होता है, theta. बट ये डिस्प्लेसमेंट किसका होता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ किसका, फोर्स, या पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, Direction of force. पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, राइट। Yes sir. ये होता है ना, अपन ने बहुत सारे क्वेश्चन किए थे इस पे वर्क एनर्जी थ्योरम में, है ना। Yes sir. हम जब वॉक करते हैं या जब हम सीढ़ी चढ़ते हैं तो नॉर्मल फोर्स कितना वर्क करता है, जीरो, क्योंकि Zero. जो पैर पे जो नॉर्मल फोर्स लग रहा है वो थोड़ा मूव कर रहा है ना। सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स का पॉइंट ऑफ एक्शन का जो डिस्प्लेसमेंट होगा ना, फोर्स के पॉइंट ऑफ एक्शन का जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसको यूज करते हैं एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर में, यस और नो। Yes sir. सो वर्क डन में फोर्स निकालने के लिए जो एस वेक्टर क्या है, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो हम और आपको और हमको समझ के रखनी चाहिए, हाँ या ना। हाँ सर। अब देखो वर्क डन में फोर्स तो आ गया, लेकिन सॉरी यहां पर क्या हो रहा था इस केस में ये काम क्यों नहीं किया, क्योंकि सोचिए फ्रिक्शन किस पॉइंट पे लग रहा है, बॉटम मोस्ट पॉइंट पे लग रहा है, Yes sir. और बॉटम मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी किधर है, पीछे है ना। Yes sir. प्योर रोलिंग के केस में क्या होता था, सोचिए प्योर रोलिंग के केस में भी ये ऑब्जेक्ट वेलोसिटी v से एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोल करते हुए जा रहा है, और कई बार हमने देखा है ऐसे केस में भी फ्रिक्शन लग रहा होता था, है ना, हमने देखा था ना, मतलब ऐसा केस जिसमें Yes sir. अलग से हम लोगों ने फोर्स लगा रखा था
तो एक फ्रिक्शन भी लगता था। या अगर सॉरी, ये वो वाला केस जिसमें बेटा टायर का पीछे वाला जो, सॉरी साइकिल का पीछे वाला जो टायर था उसमें हम लोग टॉर्क लगाते थे, तो उसके बॉटम मोस्ट पॉइंट पे फ्रिक्शन आगे लगता था कि नहीं लगता था? यस सर। नहीं याद है? यस दिखा सर। देता हूँ, दिखा देता हूँ। ये यस सर। याद है? इनिशियल वेलोसिटी और ओमेगा नॉट आर बराबर है, पर टॉर्क लगा रहे हो रफ सरफेस पर, तो फ्रिक्शन आगे लगेगा ना इसमें। साइकिल को यस पैडल सर। करते वक्त पीछे वाले टायर पे फ्रिक्शन आगे लगता है ना। यस सर। तो वही चीज़ यहाँ पे भी है, कि यहाँ पे फ्रिक्शन आगे लग सकता है, ऐसा नहीं कि फ्रिक्शन आगे नहीं लग सकता, फ्रिक्शन आगे लग रहा है यहाँ पे, लेकिन फ्रिक्शन वर्क कितना कर रहा है? जीरो। क्यों? क्योंकि जिस पॉइंट पे फ्रिक्शन लग रहा है वो वाला पॉइंट तो रेस्ट पर है ना बेटा। यस सर। वही बात यहाँ पे भी है, जिस पॉइंट पे फ्रिक्शन लग रहा है उस पॉइंट की वेलोसिटी पीछे है, इसलिए वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना आने वाला है? नेगेटिव आने वाला है। तो सर यस कैसे सर। सॉल्व करें इसको? देखो एक उपाय तो बता देता हूँ, इसके बाद मैं मेथड वन बता रहा हूँ जिसको मैं सॉल्व भी नहीं करूंगा। मेथड वन क्या होगा कि वेलोसिटी ऑफ बॉटम इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, v माइनस ओमेगा आर, दैट इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, ए टी माइनस ओमेगा नॉट माइनस अल्फा आर टाइम्स आर, राइट? सॉरी अल्फा आर नहीं, अल्फा टी, क्या कर रहा हूँ मैं, अल्फा टी टाइम्स आर, हाँ या ना? यस सर। सो पावर कितना हो जाएगा? वेलोसिटी और बॉटम इनटू फ्रिक्शन, दिस इंप्लाइज वर्क डन हो जाएगा, पी डी टी का इंटीग्रेशन जीरो से लेके कौन से टाइम तक? यही वाला टाइम जहाँ पे प्योर रोलिंग शुरू होगी, क्योंकि प्योर रोलिंग के बाद तो कोई फ्रिक्शन वर्क करेगा नहीं, है ना? यस सर। समझ में आया? नाउ दिस इज ऑब्वियसली वेरी टाइम कंज्यूमिंग एंड हेक्टिक मेथड, नो वन लाइक्स इट। पसंद आ रहा है क्या मेथड? नो सर। बट यू शुड नो दिस मेथड, है ना? तो इसको कॉपी कर लो, यहाँ तक कॉपी कर लो, फिर मैं आपको वो मेथड बताता हूँ जो हमें असली में यूज़ करना चाहिए ये वाला वर्क डन बाय फ्रिक्शन निकालने के लिए, ठीक है? देखो बेटा, मैं एक ही क्वेश्चन में आपको, मैं सिर्फ सॉल्व करके दिखा सकता हूँ, पर मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट कवर करके दिखा रहा हूँ, ओके? मैं पिछले आधे घंटे से सिर्फ एक ही क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, क्योंकि इस क्वेश्चन में समझाने का, पढ़ाने का, बताने का, सीखने का बहुत कुछ है। यस सर। ओके। हो गया? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, कंबाइंड ट्रांसलेशन नोटेशन चल रहा है ना? हाँ, मेथड टू क्या होगा? बहुत आसान है मेथड टू, आप सजेस्ट कर सकते हो मुझे? है ना? क्या लिखेंगे? वर्क यस डन सर। बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन यस सर। पोटेंशियल एनर्जी, राइट? पोटेंशियल एनर्जी। ना यस सर। पोटेंशियल एनर्जी तो कोई चेंज आया नहीं है, तो सिर्फ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होगा। दिस मींस नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एक ही लग रहा है, फ्रिक्शन, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। इनिशियल। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। माइनस हाफ आई
ओमेगा नॉट स्क्वायर, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो है, राइट। यस सर। खत्म। हम वी और ओमेगा निकाल ही चुके हैं, ओमेगा नॉट हमें गिवन ही है, राइट। यस सर। देखो, अगर आपको याद ना हो तो बता देते हैं, वी कितना था अपना, आया था ओमेगा नॉट आर बाय 3, तो ऑब्वियसली ओमेगा कितना था, ओमेगा नॉट बाय 3, है ना। यस सर। बाकी आप समझदार हो, आई कितना है, एम आर स्क्वायर बाय 2। अच्छा, यहाँ MR स्क्वायर कैपिटल बाय एम यूज़ 2। कर रहा हूँ, यहाँ स्मॉल एम यूज़ कर रहा हूँ, गलत हो रहा है, ठीक। समझ में आई बात, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे यस तुरंत सर। आंसर आ जाएगा, हाँ है ना। यस और सर। आप ऑब्वियसली, आप शायद ऑलरेडी आपको नजर आ रहा होगा कि आंसर नेगेटिव आने वाला है। तो बताओ, ये पसंद आया या पिछला इंटीग्रेशन वाला मेथड पसंद आया। सर ये वाला। इतना समझ में आया ना कि डायरेक्टली फ्रिक्शन इनटू डिस्प्लेसमेंट काम नहीं करेगा, यस सर। क्योंकि जिस पॉइंट पे फ्रिक्शन लग रहा है वो उसकी वेलोसिटी कुछ और है, और जो डिस्प्लेसमेंट आप लिख रहे हो सेंटर ऑफ मास का लिख रहे हो, है ना। यस सर। एक्चुअली यही छोटी छोटी मगर मोटी बातें मैटर कर जाती हैं कि आप कितनी चीज़ों को ध्यान में रख सकते हो। यस सर हो गया। मजा आया, क्वेश्चन समझ में आया, मजा आया क्वेश्चन में। यस सर। चलो, अब हम अपने अगले कॉन्सेप्ट पे पढ़ेंगे जिसका नाम है इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। देखो बेटा, बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जो मैं जिसमें मैं एग्जांपल्स बहुत कम करवा रहा हूँ जितने कराने चाहिए आइडियली से। जैसे यही प्योर रोलिंग पर हम लोगों ने फ्रिक्शन के बारे में इतना कुछ पढ़ा, मैं कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा टाइम दिया हूँ और एग्जांपल्स पे कम टाइम दिया, क्योंकि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप खुद से भी कर सकते हो और वो आप मुझसे पूछ सकते हो। मैं आपको कम क्वेश्चन में ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट बता के, मतलब मैं आपको इस लायक बनाना चाहता हूँ कि आप खुद से क्वेश्चन सॉल्व करके मुझसे डाउट पूछो, ठीक है। ओके सर। आइडियली अगर आप किसी भी टीचर को देखोगे तो वो जो मैंने अभी पढ़ाया ना, एक क्वेश्चन कराया ना, उसकी जगह कम से कम 5 क्वेश्चन कराते हैं। 5 क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट उतना ही बताते हैं जितना मैं एक क्वेश्चन बता चुका हूँ, ठीक है, पर मैं कराते 5 क्वेश्चन हैं। तो आपको कॉन्सेप्ट सारे समझ में आए ना। यस सर। ठीक है। तो अगला हमारा टॉपिक क्या है, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। ओके, होता क्या है ये, देखो सबसे पहले नाम समझो, ये इंस्टेंटेनियस एक्सिस है। इंस्टेंटेनियस का मतलब एक इंस्टेंट के लिए होगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन है। इसका मतलब क्या है, ये एक ऐसी एक्सिस है जिससे एक ऑब्जेक्ट का जनरल मोशन, मतलब कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशन, किसी रिजिड बॉडी का कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशन अपीयर टू बी प्योर रोटेशन, ठीक है। ये एक ऐसी एक्सिस है जहां से देखने पर ऑब्जेक्ट जो कि ट्रांसलेशन भी कर रहा है और रोटेशन भी कर रहा है, इस एक्सिस से देखने पर सिर्फ प्योर रोटेशन दिखता है। समझ में आई बात। ओके सर। यस सर। अब देखो होता क्या है, किसी भी कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशन की डेफिनेशन क्या है भैया, एक्सिस के अबाउट रोटेशन होना चाहिए और एक्सिस खुद ट्रांसलेट करनी चाहिए, यस राइट। सर। यस सर। और वो मोशन प्योर रोटेशन दिख रहा है, मतलब ये एक्सिस रेस्ट पे होनी चाहिए, हाँ या ना। यस सर। समझ में आई बात, वो एक्सिस कैसे होनी चाहिए, रेस्ट पे होनी चाहिए, इसमें कोई दिक्कत। नो सर। चल, इट इज इंस्टेंटेनियस, मतलब एक इंस्टेंट के लिए ट्रू है, क्योंकि कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशन अगर है तो वो हर इंस्टेंट पे अगर प्योर रोटेशन ही हो गया तो फिर अलग से पढ़ क्यों रहे हैं हमें से, है ना। एक इंस्टेंट के लिए ऐसा लगेगा कि हाँ वो उस एक्सिस के अबाउट प्योर रोटेशन हो रहा है।
इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इस एक्सिस के क्या होगी, 0। ठीक है, उस एक्सिस की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितनी होगी, 0 होगी उस इंस्टेंट पे। यही तो, तभी तो प्योर रोटेशन दिखेगा, राइट। यस सर। All particles are undergoing circular motion about this axis at this moment with same angular velocity. ये तो रोटेशन की डेफिनेशन है ना, प्योर रोटेशन की, यस सर। है ना। समझ में आई बात। सारे पार्टिकल्स क्या कर रहे होंगे, उस एक्सिस के अबाउट सर्कुलर मोशन कर रहे होंगे विथ सेम एंगुलर वेलोसिटी। और बेटा एंगुलर वेलोसिटी तो सब सारी एक्सिस का सेम रहती है ना, जो हमारे रिजिड बॉडी के साथ एसोसिएटेड है जो पॉइंट, जो एक्सिस, यस सर। ये तो हमने पढ़ा था ना। यस सर। यस सर। इस एक्सिस के अबाउट क्योंकि प्योर रोटेशन हो रहा है, टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा वैलिड है। आहा, कितना तसल्ली मिला ना ये पढ़ के कि भैया हमको एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, और एंगुलर मोमेंटम का लंबा सा एक्सप्रेशन नहीं लिखना पड़ेगा। एक और एक्सिस है ऐसी, एक तो सेंट्रोमास है ही ऐसा, है ना। यस सर। दूसरा ये भी है ऐसा, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। ओके, यस सर। समझ में आई बात। यस सर। इस एक्सिस के अबाउट टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा वैलिड होता है, ठीक है, उस मोमेंट के लिए। ओके भाई। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि हम अप्लाई तो कर देंगे इसको, वो तो बाद में सीखेंगे, पहले ये तो पता चले कि एक्सिस ऑफ रोटेशन है कहां पर, ये इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन है कहां पर, ये तो पता लगाना सीखे पहले, है ना। यस सर। तो इसको कॉपी कर लो। मैंने रिकॉर्डिंग ऑन करी थी ना भाई, हाँ। यस सर। डन। डन, चलो। इन द फॉलोइंग डायग्राम इंडिकेट द लोकेशन ऑफ आई ए ओ आर। बोला आई ए ओ आर मतलब इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये शॉर्ट, ये एब्रिविएशन हर कोई यूज करता है, ठीक है। मतलब सिर्फ आपको एग्जैक्टली बताना नहीं है, आपको ऐसे बताना कि अगर आपको ये मालूम है कि इस पॉइंट की वेलोसिटी इतनी है और इस पॉइंट की वेलोसिटी इतनी है, तो इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ पर है ये बता दीजिए, ठीक है। समझ में आया क्वेश्चन। यस सर। सॉल्यूशन समझ में नहीं आया होगा, पर क्वेश्चन समझ में आ गया ना कि दो पॉइंट्स की वेलोसिटी गिवन है आपको। क्या आप आई ए ओ आर बता सकते हो? जवाब है हाँ सर बता सकते हैं। कैसे बताएंगे? देखो सर, ये वाला पॉइंट भी उस एक्सिस के अबाउट क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। ये वाला पॉइंट भी उस एक्सिस के अबाउट क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। यस और नो? यस सर। मतलब इस पॉइंट की जो वेलोसिटी है वो रेडियस के परपेंडिकुलर होगी, और इस पॉइंट की वेलोसिटी भी रेडियस के परपेंडिकुलर होगी। यस और नो? यस सर। तो मतलब रेडियस यहाँ पे कैसा होगा, ऐसा होगा, और यहाँ पे रेडियस कैसा होगा, ऐसा होगा, हाँ है ना। यस सर। तो सर ये हो गई आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन, हाँ है ना। यस सर। समझ में आया। यस सर। तो अगर दो पॉइंट्स की वेलोसिटी में पता है तो हम एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे निकाल सकते हैं कि उन दोनों पॉइंट से वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉप करी, जहां पे वो इंटरसेक्ट किए वो आई ए ओ आर पे लाई करेगा, राइट। आप बोलोगे सर कि ये एक्सिस आपको कैसे ये पॉइंट पता चला, सर एक्सिस कैसे पता चली, है ना। यस सर। उसका जवाब ये है बेटा कि मेरे को ये दोनों वेलोसिटी पता है कि इस प्लेन में लाई कर रही है, आपकी स्क्रीन के प्लेन में, है ना। और प्योर रोटेशन के केस में वेलोसिटी हमेशा एक्सिस के परपेंडिकुलर प्लेन में लाई करती। तो मतलब बेसिकली ये जो एक्सिस है इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, इस पॉइंट से पास होएगा और इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। हो गया बात, ओके सर। ठीक है। कोई दिक्कत?
नो सर। कॉपी कर लो। आगे बढ़े। सर दोनों वेलोसिटी सेम होना चाहिए या फिर मतलब अरे v1 डिफरेंट भी v2 है यार। वेलोसिटी मैंने वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड का यूज़ कहाँ किया बेटा? तो डिस्टेंस दोनों का अलग अलग हो सकता है ना यहाँ से। ओमेगा r1 ओमेगा r2। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। इंडिकेट द लोकेशन ऑफ IAOR इफ सिलेंडर इज परफॉर्मिंग प्योर रोलिंग। अगर सिलेंडर प्योर रोलिंग कर रहा है तो IAOR कहाँ लाई करेगा इसका? ठीक है, कैसे बता सकते हैं? देखिए सर, इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी होगी? 2v होगी। मान लीजिए सेंटर जा रहा है वेलोसिटी v से, एंगुलर वेलोसिटी इसकी ओमेगा है, तो इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी होगी? 2v। 2v। यस सर। इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी होगी? 0। और यही तो है IAOR। यस सर। अब हाउ कैन आई बी श्योर? देखो सर, एक तो सीधा सा तरीका है कि इसकी वेलोसिटी 2v अगर इधर है तो इसके परपेंडिकुलर लाइन पे लाई करेगा। सेंटर यस सर। कहीं और रखा गया है ना। दूसरा, इसकी वेलोसिटी भी है तो इसके भी परपेंडिकुलर लाइन पे लाई करेगा। सॉरी, तो एक ही लाइन मिली। मेरे को 2 पॉइंट्स की वेलोसिटी पता थी सर, लाइन तो एक ही मिली ना मुझे। यस सर। तो मैं क्या करूं? कोई बात नहीं, आप मान लो ये डिस्टेंस x है, ये कितना हो जाएगा? x प्लस आर, है ना। मान लो सेंटर मास, सॉरी IAOR यहाँ नहीं, मान लीजिए मैंने पहले से बना रखा है इसलिए गलती हुई ना। मैंने बोला इसका मतलब इस लाइन पे कहीं पे भी लाई कर सकता है। लेट से ये वाला पॉइंट यहाँ है और ये डिस्टेंस x है। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। नो सर। तो मैं क्या लिखूंगा? v इज इक्वल टू ओमेगा एक्स एंड 2v इज इक्वल टू ओमेगा टाइम्स x प्लस आर। यस सर। सॉल्व करूंगा तो आई विल गेट x इज इक्वल टू आर। दैट मीन्स बॉटम मोस्ट पॉइंट हो गया, हाँ या ना। यस सर। दूसरा तरीका, इन दोनों की वेलोसिटी यूज मत करो, इस पॉइंट की वेलोसिटी यूज कर लो। इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी है? आगे v, नीचे v, ओवरऑल 45 डिग्री पे v, है ना। तो इसके 45 डिग्री का लाइन ड्रॉ करो। यहाँ पे मीट किया कि नहीं किया? यस सर। इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? क्योंकि ये r√2 है, इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? ओमेगा टाइम्स r√2, यही होता है ना। यस सर। हम्म यस सर। इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी है? ओमेगा टाइम्स 2r, 2v। इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी है? ओमेगा टाइम्स r, v। इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी है? ओमेगा टाइम्स r√2। सारे पॉइंट्स इस पॉइंट के अबाउट सर्कुलर मोशन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे इस इंस्टेंट पे? यस सर। हम्म समझ में आया कि नहीं? यस सर। तो बेसिकली IAOR कैसे वर्क करता है समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत? तो निकालना समझ में आया? कैसे निकालते समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। कॉपी कर लो फिर। दिस इज योर, बेसिकली ये है आपका IAOR। मतलब मजेदार बात ये हो गई कि जो प्योर रोलिंग के केस में जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है, क्योंकि वो रेस्ट पर है इसलिए वो IAOR भी है। मतलब IAOR अप्लाई करता है, या वो वाला एक्सेस जो बॉटम मोस्ट पॉइंट से पास हो रहा है
प्योर रोलिंग के केस में वो आई ए ओ आर रहता है। काफ़ी काम की चीज़ हुई कि नहीं हुई? यस सर। कई पॉइंट्स की वेलोसिटी आप डायरेक्टली निकाल सकते हो ना, ओमेगा आर करके, इस पॉइंट से डिस्टेंस निकाल के फटाक से, हाँ है ना? यस सर। ये बोल सकते हो यहाँ पर अगर मैं इस पॉइंट को सेंटर मानते हुए एक सर्कुलर आर्क काटूँ, तो इसके सारे के सारे ये सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं वो सेम स्पीड से मूव कर रहे होंगे अलग अलग डायरेक्शन में। यस सर। ये सारे पॉइंट सेम स्पीड से मूव कर रहे होंगे अलग अलग डायरेक्शन में, ऐसे करके निकाल सकते हो कि निकाल सकते हो? लेकिन 2v स्पीड से मूव करने वाला सिर्फ एक ही पॉइंट होगा, हाँ है ना? जैसे यस जैसे हम यहाँ से डिस्टेंस हम बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे अलग अलग पॉइंट्स की स्पीड अलग अलग, मतलब जैसे जैसे हम रेडियस बढ़ाते जाएंगे इस आर्क का, वैसे वैसे स्पीड इंक्रीज होती रहेगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। एप्लीकेशंस आप हजारों सोच सकते हो, राइट? यस सर। हो सकता है इन पॉइंट्स के बीच में या कुछ स्पेशल कर्व के बीच में कोई स्पेशल ज्योमेट्री लग जाए मैथ्स की, जिसके ऊपर कोई क्वेश्चन बना दिया जाए, बोला जाएगा इसकी और इसकी स्पीड कंपेयर कर लो। आपको बताया नहीं जाएगी एक ही आर्क पे लाई कर रहा है, सेंटर के हाथ कुछ ऐसा कुछ ज्योमेट्री बना के दिया जाए कि वो अल्टीमेटली आपको ये निकालना हो ज्योमेट्री का यूज़ करते हुए कि ये एक ही पॉइंट पे लाई कर रहे हैं, दोनों की स्पीड कंपेयर करनी थी, आप मेहनत करके निकाल रहे हो नहीं पा रहा है, लेकिन अगर आप उस ज्योमेट्री का यूज़ करके ये वाला कॉन्सेप्ट यूज़ कर लो तो फटाक से एक लाइन में आंसर आ जाए। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? ये सब क्वेश्चन बनाया जा सकता है ना? यस। तो मैं यस कह रहा हूँ सर। कि एक्चुअली कॉन्सेप्ट्स इतने ज़्यादा हैं और इतने मतलब आपस में इंटरट्वाइंड है कि क्वेश्चंस, नए क्वेश्चन बनाने की लिमिट नहीं है इस चैप्टर में। व्हाट्स इंपॉर्टेंट इज कि आप सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए और उम्मीद करिए कि एग्जाम में कोई ऐसा ऊट पटांग क्वेश्चन ना आए जो बहुत मतलब अलग ही लेवल पे चला जाए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे आईआईटी ने जो उसको पढ़ाने के लिए ये रोटेशन चैप्टर मैंने जितना पढ़ाया ना बेटा उतना और पढ़ाना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन पूछे आईआईटी ने। समझ में आ रही बात? पढ़ने की इच्छा है? नहीं है? मैं यस पढ़ाऊंगा सर, भी आप नहीं, पढ़ाएंगे तो पढ़ लेंगे। मैं पढ़ाऊंगा नहीं, डोंट वरी। क्यों सर? अरे यार, क्योंकि बाकी चैप्टर से तो पढ़ने हैं ना। हम्म। सर ये रोटेशन ही तो सबसे वास्ट है, मतलब इसमें एग्जैक्टली बहुत सारा टॉपिक। इतना ज़्यादा वास्ट है ना रोटेशन कि आपको कहीं ना कहीं पे पॉज करना पड़ेगा अपने आप को कि हाँ सर, यस इस लेवल सर। तक का क्वेश्चन आएगा मैं सॉल्व करूंगा, इससे ऊपर का आएगा बाकी क्वेश्चन सॉल्व करने का देखूंगा, वो बन रहा है कि नहीं बन रहा, नहीं बनता तो छोड़ दूंगा। ठीक है? यस सर। समझ में आई बात? ये ऐसा यस चैप्टर है, सर। इसमें स्मार्टनेस वही होती है। अनटिल अनलेस आपके बाकी सारे चैप्टर्स में एकदम इतनी अच्छी कमांड है कि सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं, आपको इस चैप्टर में एक लेवल से ऊपर तक जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है? वास्ट ओके बहुत सर। बहुत है, लेकिन प्रैक्टिकल भी तो होना पड़ेगा ना, क्योंकि एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना आप अल्टीमेटली, ये मत भूलो। यस सर। अल्टीमेटली आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और एग्जाम की तैयारी करने के लिए बहुत सारी चीज़ें, समझदार बच्चे बहुत सारी चीज़ें छोड़ते हैं। हम क्लास के अंदर डिसाइड कर लेते, जब क्लास में पढ़ा रहे होते हैं ना, क्लास के अंदर डिसाइड कर लेते थे ये कौन पढ़ेगा, ये तो आएगा नहीं एग्जाम में, फालतू बात है, और आएगा तो छोड़ देंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चन अगर उसी लेवल के आ गए तो किसी से नहीं बनेंगे। इसलिए एग्जाम में सारे क्वेश्चन उस लेवल के पूछे नहीं जा सकते, है ना? एक दो क्वेश्चन आए किसी चैप्टर से तो छोड़ देंगे उसको, मतलब हाँ, कुछ बच्चों के लिए वो ये सजेशन नहीं सही नहीं होता है। वो बच्चे होते हैं जिनको सारे चैप्टर्स में बाकी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं, तो वो जनरली सेकंड राउंड में होता है। फर्स्ट राउंड में आपका खत्म हो गया, आप सेकंड राउंड में एकदम अल्टीमेट लेवल के क्वेश्चन ट्राई कर लो। ठीक है? यस सर। सेकंड राउंड इनफैक्ट थर्ड फोर्थ राउंड में होता है, मतलब सिलेबस खत्म हो गया, 2 बार रिवीजन हो गया, चलो सब कुछ आ रहा है, चलो एक काम करते हैं थोड़ा और हायर लेवल ट्राई कर लेते हैं। ठीक है? आगे बढ़े। यस सर। क्वेश्चन है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन स्पीड ऑफ पॉइंट ए
and B when rod sliding between the wall and the floor makes angle theta with the horizontal। मतलब क्या है, इस अगर मैं इस रॉड को छोड़ दूंगा, कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं मान लेते हैं, तो रॉड स्लाइड करेगा, फिसल के गिर जाएगा कि नहीं गिरेगा? सर यस सर बहुत अच्छी क्वालिटी नहीं, बट थोड़ा देखो ऐसे ही गिरेगा ना कुछ हद तक। यस सर तो पूछ रहा है कि जब ये रॉड हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बना रहा था, उस वक्त ए की स्पीड और बी की स्पीड के बीच में रिलेशन बताओ। ये क्वेश्चन हम शायद ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, है ना? ए की स्पीड ये थे v1 और बी की स्पीड v2 के बीच में मुझे रिलेशन बताना है, ठीक है? तो इसका मेथड 1 क्या है सर? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बिटवीन ए एंड बी इज 0, क्योंकि ये क्या है, एक रिजिड बॉडी है ना? यस सर सो वेलोसिटी सेपरेशन कितना होगा? ये एंगल थीटा, तो ये वाला एंगल भी थीटा, और ये वाला एंगल 90 डिग्री माइनस थीटा। सो यस सर दिस मीन्स v2 cos थीटा माइनस थीटा v1 cos 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 दिस मीन्स v2 इज इक्वल टू v1 tan थीटा। आंसर आ गया कि नहीं आ गया? यस सर इसमें रिजिड बॉडी का कोई यूज हुआ ही नहीं, है ना? यस सर इनफैक्ट ये मेथड 2 है, ये मेरा बनाया हुआ मेथड है, मतलब मेरा क्या, काफ़ी कॉमन मेथड है, बट मतलब ठीक। मेथड 1 कुछ और है। मेथड 1 प्रॉपर कंस्ट्रेंट मोशन क्या है, वो ये है कि इसको मान लो y, इसको मान लो x, इसकी लेंथ मान लो l, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर। दिस मीन्स 2x dx बाई डी टी प्लस 2y dy बाई डी टी इज इक्वल टू, क्योंकि लेंथ कांस्टेंट है, 0, हाँ है ना? यस सर आप बोलोगे सर लेकिन ये वाला मेथड मैं क्यों यूज़ करूँ जब मेरे पास इतना आसान मेथड है? भैया हो सकता है कि आपका क्वेश्चन कुछ ऐसा फ्रेम कर दिया जाए जिसमें ये लेंथ कांस्टेंट और वेरिएबल हो जाए, थीटा के ऊपर डिपेंड कर जाए या एक्स वाई के ऊपर डिपेंड कर जाए, तो क्या करोगे, यस सर है ना? यस सर या टाइम के साथ बोला कि रॉड गिर भी रहा है और साथ साथ टाइम के साथ इसकी लेंथ इंक्रीज भी हो रही है, या टाइम के साथ इसका, समझ रहे हो ना बात को? तो उसमें क्या अगर 12 डी एल बाई डी टी आ जाएगा ना भाई, एक बचा हुआ चीज़। सो इसलिए ये फर्स्ट मेथड है, ये स्पेशल केस है जिसमें लेंथ कांस्टेंट है, ओके? यस सर सो दिस मीन्स 2 कैंसिल हो गया, x टाइम्स डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी कितना है, v2 प्लस y टाइम्स डी वाई बाई डी टी कितना है, माइनस v1, तो माइनस वाई v1। दिस इंप्लाइज v2 इज इक्वल टू v1 टाइम्स y बाय x, दैट इज इक्वल टू v1 tan थीटा। ऐसा नहीं कि मेथड 1 बहुत डिफिकल्ट पड़ा क्या डिफिकल्ट बहुत ज़्यादा, नो सर पर फिर नो भी सर इसको लोग छोड़ के इस पे मूव कर चुके हैं आज की डेट में। हम लोग सब कुछ ऐसे ही सॉल्व करते थे अपने टाइम पे, मतलब ये भी हमें मालूम था, बट सॉल्व हम लोग हमेशा ऐसे करते थे सब्जेक्टिव में। फिर भी ये सब छोड़ के लोग यहाँ मूव कर चुके हैं, ठीक है, चॉइस है, बट मेरे को कोई दिक्कत नहीं लगती इसमें। लेकिन मैं इन दो मेथड्स के लिए आपको ये क्वेश्चन यहाँ पे नहीं कराया, क्योंकि इन दोनों मेथड्स में मैंने जो रोटेशन में पढ़ा है उसका कुछ भी यूज़ हुआ है क्या अभी तक? हुआ है क्या? नहीं सर नहीं हुआ है ना? तो एक काम करो, इन दोनों को तो कॉपी कर लो, फिर मैं अगला थर्ड मेथड बताता हूँ। थर्ड मेथड बताने के लिए मुझे मेथड 1 मिटाना पड़ेगा, इसलिए बोल रहा हूँ, जल्दी जल्दी कॉपी कर लो। सर मेथड 1 हो गया हो गया? देखो मेथड 2 भी हो ही गया होगा अभी तक। यस सर देखो भाई, ए इधर मूव कर रहा है, बी इधर मूव कर रहा है, तो मतलब अगर मैं इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन फाइंड करने की कोशिश करूं, तो ए की वेलोसिटी से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी, टक 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 धाड़, है ना?
बी से परपेंडिकुलर ड्रॉप के टक 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 टक, ये क्या हो गया मेरा आई ए ओ आर हुआ। यस सर। ए और बी दोनों इस एक्सिस के अबाउट, इस इंस्टेंट पे ए और बी दोनों इस एक्सिस के अबाउट प्योर रोटेशन कर, प्योर सर्कुलर मोशन कर रहे होंगे सेम एंगुलर वेलोसिटी से। यस सर। तो ये लेंथ x है, ये लेंथ y है, तो v1 कितना हो जाएगा ओमेगा x और v2 कितना हो जाएगा ओमेगा वाई। y। सो v2 बाई v1 इज इक्वल टू y बाई x इज इक्वल टू tan थीटा। आ गया कि नहीं आ गया इससे भी? यस सर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ किसी भी तरीके से ये वाला मेथड इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए मेथड 2 से बेटर है या मेथड 1 से बेटर है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बट वी हैव वन मोर मेथड राइट यस सर। विच कैन बी यूजफुल इन सम अदर सिनेरियोज, है ना। सो आई ए ओ आर कैन बी यूजफुल इन मेनी केसेस। खास तौर से क्यों, उसका सबसे खास चीज़ क्या है आई ओ आर के बारे में सर, उसके और टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा काम करता है सर, यस सर। है ना। यस सर। इसका मतलब पता है क्या? हम्म यहाँ देखो ए पे नॉर्मल फोर्स लगेगा, वो इस एक्सिस इस से पास होगा, बी पे नॉर्मल फोर्स लगेगा, वो भी इस एक्सिस से पास होगा राइट। यस सर। सिर्फ और सिर्फ एम जी बचा जिसके टॉर्क की वजह से टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा काम करेगा और मैं यस, अल्फा काम निकाल नहीं। सकता हूँ, एंगुलर वेलोसिटी निकाल सकता हूँ, है ना, एंगुलर एक्सेलरेशन यस निकाल सर। सकता हूँ। समझ में आया कि नहीं आया? यस अदरवाइज एंगुलर सर। एक्सेलरेशन निकालने में दिक्कत होगी कि नहीं होगी? यस सर। बस यही काम का और क्या, है ना। तो आई ओ आर यूजफुल है कि नहीं है? यस सर। सर इजी भी पड़ता है सर। कई क्वेश्चन बहुत इजी पड़ जाते हैं, ठीक है, ड्यू टू दिस कि उसके अबाउट टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा काम करता है। ओके ओके सर। इसलिए मैं इस मोमेंट पे ए का एक्सेलरेशन बी का एक्सेलरेशन निकाल सकता हूं अगर फ्रिक्शन नहीं है तो, है ना। अल्फा निकल गया, ए का एक्सेलरेशन निकल जाएगा, बी का एक्सेलरेशन निकल जाएगा, सेंटर का एक्सेलरेशन निकल जाएगा राइट। यस चलो सर। आगे बढ़े। यस सर डन। ये क्वेश्चन अपन ने पहले ही सॉल्व किया था कि नहीं? यस सर किया था। नाउ लेट्स सॉल्व इट विथ अनदर मेथड। देखो मैंने जो थोड़ी देर पहले वाला क्वेश्चन कराया था ना, जिसमें इनिशियल सिर्फ एंगुलर वेलोसिटी थी, थोड़ी देर बाद प्योर रोलिंग होने लगा था, वही मेथड यूज करूंगा, बस उसकी जगह मैं इस बार क्या करूंगा, यहाँ एक्सेस लेने की, यहाँ एक्सेस लूंगा तब भी सेम बात होगी, पर मैं इस बार एक्सेस यहाँ ले लूंगा। ये क्या है आई ए ओ आर है ना, हाँ है ना। यस सर। यहाँ पे फोर्स क्या क्या लग रहा है सर? एक तो लग रहा होगा mg इधर की sin तरफ, थीटा। एक लग रहा होगा इधर की तरफ और एक लग रहा होगा इधर इधर यस की सर। तरफ, है ना। ये कितना यस है सर। एम जी, mg sin थीटा। sin थीटा। बाकी इधर एम जी कॉस तेरा नॉर्मल अपना बैलेंस होते रहेंगे, उसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। वैसे भी अब तो आप सीधे ये भी बोल सकते हो सर एम जी कॉस थीटा और नॉर्मल दोनों इस एक्सिस से पास हो रहे हैं, उनका ऐसे भी टॉर्क जीरो है राइट, यस सर। है ना। यस सर। अब मैं पता क्या बोल सकता हूँ, आर टाइम्स एम जी साइन थीटा, ये क्या टॉर्क है, यस सर। दैट इज इक्वल टू, क्योंकि सिलेंडर चलो इज इक्वल टू, रोलर लिखा हुआ है ना, सिलेंडर नहीं लिखा हुआ है, अच्छा इनर्शिया आई अबाउट एक्सिस, तो इज इक्वल टू आई प्लस एम आर स्क्वायर। ये क्या हो गया, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दिया मैंने, यस क्योंकि सर। मैं जिस एक्सिस के अबाउट टॉर्क लिखूंगा उसी एक्सिस के अबाउट मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूज करूंगा, यस सर। टाइम्स अल्फा। यस सर। है ना, यस सर। विच मीन्स अल्फा इज इक्वल टू एम जी आर साइन थीटा अपॉन आई प्लस एम आर स्क्वायर, है ना। विच मीन्स एक्सेलरेशन जो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन होगा कितना हो जाएगा, आर अल्फा हो जाएगा, यस सर। एम आर स्क्वायर जी साइन थीटा अपॉन आई प्लस एम आर स्क्वायर
दैट इज इक्वल टू जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस आई बाय एम आर स्क्वायर। तुरंत हुआ कि नहीं हुआ क्वेश्चन? यस सर। तुरंत हो गया ना? अब इसको ना कई बच्चे याद करते हैं इस फॉर्मूले को। आई डोंट रिकमेंड दैट, बट फिर भी मैंने डब्बा बना दिया है भाई, किसी को ये ना बोले कि सर आपने फॉर्मूला बताया नहीं, पर बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक लाइन का सॉल्यूशन है। यस और नो? यस सर। अब इसमें भी जब आप बुक्स में देखोगे ना, खास तौर से ये सीपीएमटी या मतलब नीट की बुक्स में होता है, वो इस फॉर्म में भी नहीं देंगे। क्या देंगे? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जी साइन थीटा अपॉन, यहां पर क्या है, 1 प्लस आई बाय एम आर स्क्वायर है ना, तो 1 प्लस यस आई सर। की जगह लिख देंगे एम के स्क्वायर। के क्या है? रेडियस ऑफ गायरेशन। तो यस एम एम सर। कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। बोलेंगे इसको याद करो। ये पागल है क्या हम? क्यों याद करें? करना है क्या याद? नो सर। फिर रेडियस के निकालने में ज़्यादा मेहनत है, ये मैं तुरंत 2 लाइन में ड्राइव करके तुरंत यूज़ कर लूंगा, राइट? यस सर। जितने में के निकाल के यहाँ सब्सटीट्यूट, हालांकि के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर भी आपको पता होना चाहिए कि जैसे जो शुरुआत में जो कोएफिशिएंट था ना, जैसे एम आर स्क्वायर बाय 2 है ना, तो के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर कितना आएगा? 1/2, राइट? यस सर। यस सर। वो जो शुरुआत वाला जो फैक्टर होता है ना, वही है के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, वही उसी को लिखने का तरीका है। मतलब जो अपन ने लिखा था ना, हॉलो स्फेयर के लिए 2/3, सॉलिड स्फेयर के लिए 2/5, वही तो हम याद करते हैं, राइट? यस सर। वही है के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो ऐसा कोई भी नहीं कि बहुत कैलकुलेशन करनी पड़ रही है, बट क्यों याद करूँ मैं जबरदस्ती एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला, जब मैं उसको एक लाइन में ड्राइव करके सॉल्व कर सकता हूँ। हालांकि अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हो तो वो एक लाइन का डेरिवेशन भी क्यों करोगे एग्जाम में, इसलिए लोग याद करते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। अच्छा, फर्स्ट पार्ट तो हो गया डन। सेकंड पार्ट, मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। देख भाई, एक्सेलेरेशन निकल गया ना, क्या लिखेंगे? एम जी साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन या म्यू एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम ए। इससे म्यू मिल जाएगा, है ना? यस सर। तो सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो गया। समझ में आया कि नहीं? यस सर, समझ गया। तो कुछ नया नहीं है इस क्वेश्चन में, ठीक है, सब वैसा ही है, बस एक हमने नया दूसरा मेथड सीख लिया पहले के मुकाबले, ठीक है। और ये मेथड अगर हम इस तरीके का आई ए ओ आर निकाल पाए जिसका और कोई टॉर्क वर्क लिखना बहुत आसान हो जाए तो काफ़ी जगह हमारी हेल्प कर सकता है ना, टाइम हमारा बचा सकता है एग्जाम में। आगे बढ़े। सर एक मिनट। चैप्टर है थोड़ा तकलीफदायक, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मतलब इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि भैया, लेकिन अभी चैप्टर ऑलमोस्ट एंड पर है। सर एच सी वर्मा में तो इस चैप्टर से 86 क्वेश्चन है। 86 ही है ना? यस सर। कम है 86, सिर्फ 86 से कुछ होता नहीं इस चैप्टर का, लेकिन अगर आप समझ के सब कुछ अच्छे से करते हो तो 86 क्वेश्चन बहुत हो जाते हैं, ठीक है। मैं बोलूँगा एच सी वर्मा से ऊपर करने की जरूरत भी नहीं इस चैप्टर में, ठीक है। बाकी अगर आप ऊट पटांग बुक्स करने लग गए तो बहुत टाइम खा जाएगा ये चैप्टर। यस क्योंकि एक सर। बात आता हूँ, आईआईटी ने जब भी इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछने की कोशिश करी ना बेटा, हर बार आईआईटी क्वेश्चन पूछने फेल हो गया है। गलत हो गया। हाँ, यस सर। या तो गलत कर दिया है या उसने इतना डिफिकल्ट बना दिया है कि मतलब अभी तक टीचर्स आर्ग्यू कर रहे हैं कि यार इस क्वेश्चन को ये करना चाहिए कि ये करना चाहिए, ठीक है। यस सर। जैसे एक आधे तो मुझे ही मालूम है कि मैंने भी पहली बार में गलती किए थे, क्योंकि उसका जो सॉल्यूशन था वो 12th के लेवल पे था ही नहीं, वो कॉलेज के लेवल पे था, तो क्या करो।
एक ही आता है 10। ऐसा, एक ही पता है ऐसा, एक आधे नहीं, एक ही पता है। मुझे तो ये लगता है जिन लोग, जो बच्चे उस लेवल की तैयारी करके गए और उन्होंने क्वेश्चन देख के उसको अटेम्प्ट किया और बाद में पता चला क्वेश्चन गलत हो गया, उनका कितना नुकसान हुआ एग्जाम में, सोच सकते हो आप। यस सर। आगे बढ़े। यस सर। एक हॉलो स्फीयर है जिसका आपको इनर रेडियस और आउटर रेडियस दे रखा है। आपको बोला ये प्योर रोलिंग परफॉर्म कर रहा है। वी नीड टू फाइंड द रेशियो ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी टू इट्स रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ओके, यस सर। देखो भाई, सबसे पहले तो क्योंकि आपको ये हॉलो स्फीयर दे रखा है, आपको इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा, राइट, है ना। यस सर। क्योंकि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें याद नहीं है। देखो एक काम करते हैं, क्योंकि अंदर वाले का रेडियस, अंदर जो कैविटी उसका रेडियस आर है और बाहर जो पूरा आउटर रेडियस उसका वो 2r है, हम ये बोल सकते हैं कि एक स्फीयर का वॉल्यूम तो रेडियस के क्यू के प्रोपोर्शनल होता है, राइट। यस सर। इसलिए टोटल वॉल्यूम जो है वो कैविटी के मुकाबले 8 टाइम्स है। यस सर। तो इसलिए मैंने बोला चलो इसका मास ना मैं 7m मान लेता हूँ। कैसे हुआ ये 7m कहाँ से आया? टोटल मास 8m होना चाहिए था, अगर पूरा स्फीयर होता था उसमें से 1m कटा हुआ है क्योंकि सेंटर में कटा हुआ है, राइट, है ना। यस सर। ये मैंने अपनी कैलकुलेशन आसान करने के लिए किया, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा? कंप्लीट स्फीयर का कितना होता अगर कैविटी नहीं होती तो? 2/3 mr²। 2/3 टाइम्स 8m टाइम्स 2r का स्क्वायर। 2/3 नहीं, 2/5, क्योंकि सॉलिड स्फीयर होता है, राइट। माइनस अंदर वाले का 2/5 टाइम्स मास m था, r स्क्वायर, है ना। यस सर। दैट इज इक्वल टू 2/5 टाइम्स, ये कितना हो गया 32 हो गया, तो 31 mr², है ना। ये होगा मोमेंट ऑफ सर ये इनर्शिया। तो हॉलो स्फीयर बोला है ना। हॉलो स्फीयर, हाँ, हॉलो स्फीयर और हॉलो स्फेरिकल शेल का मतलब में डिफरेंस समझो यहाँ पे। हॉलो स्फीयर का मतलब हुआ कि मास यहाँ है, और हॉलो स्फेरिकल शेल का मतलब हुआ कि इनर रेडियस और आउटर रेडियस बराबर है। समझ में आया? ओके सर। यहाँ पे दे रखा है ना, जनरली स्फेरिकल शेल के लिए भी हम लोग हॉलो स्फीयर यूज कर लेते हैं, पर यहाँ दे रखा है कि इनर रेडियस r है और आउटर रेडियस 2r है। मतलब क्या है इसका, समझ में आया? सर हॉलो शेल मतलब इनर रेडियस और आउटर रेडियस इक्वल है। शेल मतलब देखो सेम। अंडे का शेल होता है ना एक, यस सर। शेल पतला होता है। हॉलो यस स्फीयर सर। मोटा भी हो सकता है, बस उसके अंदर कैविटी होनी चाहिए, ठीक है। ओके सर। इसलिए अक्सर हम लोग सिर्फ शेल लिखते हैं, शेल शेल शेल, स्फेरिकल शेल, राइट। चलो जो भी यस है, सर। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हुआ 2/5 टाइम्स 31 mr², है ना। देखो अब बिना बात में अंग्रेजी के नंबर कट जाते कि नहीं कट जाते, ठीक से नहीं पढ़ोगे तो, यस सर। है ना। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो गया 2/5 टाइम्स 31 mr²। कैसे निकाला हम लोगों ने? पूरे स्फीयर का, अगर पूरा स्फीयर होता तो उसका लिख के इस ये सब्ट्रैक्ट कर दे। इतना मालूम होना चाहिए इसका मास है कितना 7m। तो आगे जो भी चीज़ यूज़ करेंगे उसमें क्या मास कितना यूज़ करेंगे, 7m यूज़ करेंगे, ओके। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना यूज़ करेंगे, ओके भाई। अब बोल रहा है कि ये इसकी काइनेटिक एनर्जी और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का रेशियो निकालिए। देखो भैया, अगर ये प्योर रोलिंग कर रहा है तो हमने बोला ओके भैया, अगर ये प्योर रोलिंग कर रहा है तो इसकी वेलोसिटी अगर सेंटर की v है और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है,
तो हम कह सकते हैं कि v कितना है, ओमेगा आर है, राइट। नाउ यस सर। आई कैन से दैट इसकी जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है कितना होगा? हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। इतना ही तो होगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इतना ही है ना भाई। यस सर। तो 1/2 टाइम्स 2/5 टाइम्स 31 mr स्क्वायर टाइम्स ओमेगा स्क्वायर, राइट। अच्छा, v इक्वल टू ओमेगा आर नहीं है, गलती हो गई, फिर से गलती हुई कि नहीं हुई यहाँ पे बताओ। रेडियस तो 2r है ना बेटा, ये वाला। 2r। यस सर 2r। ओके, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर हाफ एम नहीं, 7m 7m इंटू वी स्क्वायर का मतलब ओमेगा टाइम्स 2 ओमेगा आर का होल स्क्वायर। 2r। हाँ है यस ना, सर। यस समझ में सर। आई बात। यस सर। फिर से गलती हुई, प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या हुआ, ये तो सिर्फ ट्रांसलेशनल है ना। भाई काइनेटिक एनर्जी का मतलब टोटल काइनेटिक एनर्जी होता है, ओके। ओके सर। समझ में आया कि नहीं आया कॉन्सेप्ट? यस सर। इसीलिए मैंने यही रेशियो निकालने के लिए बोला था, मैंने इसीलिए यहाँ पे जानबूझ के, मुझे मालूम था गलतियां होंगी आप लोगों से, इसलिए मैंने यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी लिखा है, सिंपल। और यहाँ ट्रांसलेशन नहीं लिखा बल्कि रोटेशनल लिखा, ताकि आपको पता चले कि काइनेटिक एनर्जी का मतलब ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन दोनों ऐड करना पड़ेगा। ध्यान रहे, मतलब मैंने पढ़ाया तो है पहले भी, पर ध्यान भी रहना है, ओके। सो काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया, हाफ ऑफ 7m टाइम्स इतना स्क्वायर प्लस रोटेशन काइनेटिक एनर्जी, ओके। मुझे निकालना क्या, काइनेटिक एनर्जी प्लस अपॉन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। इसको डिवाइड करोगे तो ये तो 1 आ गया, प्लस दिस बाय दिस, हाँ है ना। यस सर। तो ये कितना हो गया, ये 4 हो गया, 4 को 2 बचा, 14 14 m ओमेगा स्क्वायर ओमेगा आर स्क्वायर आर स्क्वायर स्क्वायर। अपॉन, ये 2 कैंसिल हो गया, 31/5 m ओमेगा स्क्वायर आर आर स्क्वायर, ये तो कैंसिल हो गया। स्क्वायर। यस सर। क्या बचा, 70/31, दैट इज इक्वल टू 101/31 आंसर। ठीक है। यस सर। देखो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, पर गलती करने के स्कोप कितने ज़्यादा समझ में आ रहा है। यस सर। हर स्टेप में गलती कर रहे थे, है ना। लोग ऐसी गलतियां करते रहते हैं, फिर बोलते हैं रोटेशन चैप्टर बहुत डिफिकल्ट है। फिर गलतियां ना करो, सिली मिस्टेक्स ना करो, कॉन्सेप्ट्स को ध्यान रखो। डिफिकल्ट है पर मैनेजेबल है। मैं ये कभी नहीं कहूँगा कि चैप्टर बहुत आसान है, क्योंकि चैप्टर का स्कोप बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। बट द थिंग इज कि आपको स्कोप के बारे में नहीं सोचना है, आपको ये सोचना है कि यार एक लेवल, जो लेवल एग्जाम में एक्सपेक्टेड लेवल है, उस लेवल तक कितनी डिफिकल्टी है, राइट। यस आपको सर। तो इससे मतलब होना चाहिए ना, कि एक एग्जाम का जो यस सर। एक्सपेक्टेड लेवल है, और एक्सपेक्टेड का मतलब ये नहीं कि एग्जाम में क्या पूछ सकता है, एक्सपेक्टेड मतलब कि जो एग्जाम में सॉल्व करना है, जहां तक आपको सॉल्व करना है उस लेवल तक की क्या डिफिकल्टी है, वो एक लिमिट के अंदर है। बस प्रॉब्लम क्या है, कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा हैं और बहुत सारी चीज़ें ध्यान रखनी होती है, ठीक यस है। सर। आते हुए सिली मिस्टेक, मतलब कुछ क्वेश्चन में सिली मिस्टेक कर दोगे, कुछ क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट नहीं मालूम होंगे, कुछ क्वेश्चन आपके स्कोप के बाहर होंगे, तो चैप्टर डिफिकल्ट लगेगा ही ना। यस सर। बढ़े आगे। यस सर। डन। डन।
ये एक बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग और याद रखने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में स्फेयर लिखा हुआ, राइट? यस सर। मतलब कौन सा स्फेयर है? सॉलिड। सॉलिड स्फेयर है। इसको हमने एक रफ सरफेस से छोड़ दिया जो इतना रफ है कि इट विल इंश्योर प्योर रोलिंग। ओके, तो ऐसे फ्रिक्शन कोई काम करेगा क्या? नो सर। कोई एनर्जी का लॉस होगा? नो सर। ओके, तो ये प्योर रोलिंग करते हुए आया, ट्रर करते हुए आया, करते हुए आया, करते हुए करते हुए करते करते आया, बॉटम पॉइंट पे पहुंचा। और सेकंड हाफ जो है वो स्मूथ है, जिसपे वापस चढ़ना है ना? बोला है कि इनिशियली इसको एच नॉट हाइट से छोड़ा गया है, ये रफ सरफेस से रोल करता हुआ आया, उसके बाद स्मूथ सरफेस पे चढ़ा। तो बताना है कि स्मूथ सरफेस पे कितनी हाइट तक ये चढ़ेगा। समझ में आया क्वेश्चन? यस सर। है ना? अगर ये हाइट एच नॉट है तो यहाँ पे कितनी हाइट तक ही चढ़ेगा। बात ये सर, एनर्जी का लॉस हुआ नहीं तो जितनी हाइट से छोड़ोगे उतनी हाइट तक जाएगा ना, हाँ है ना? यस सर। तो आंसर क्या हो जाएगा? एच एच नॉट, नॉट। राइट? एज यस सर। देयर इज नो एनर्जी लॉस, हाँ या ना? एनर्जी लॉस। यस सर। गलत। मतलब देयर इज नो एनर्जी लॉस बट एच नॉट इज गलत, मतलब गलत हो गया। देयर इज नो एनर्जी लॉस बट एच नॉट आंसर नहीं होगा। सर ऐसा क्यों? सर क्योंकि एक सरफेस रफ है और एक सरफेस स्मूथ है। उससे क्या हुआ? एनर्जी का लॉस तो नहीं हुआ ना। बात यह है कि जब यहां से रोल करता हुआ आया तो इसने क्या किया, कुछ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एक्वायर कर ली। यहाँ के कुछ वेलोसिटी वी थी इसके पास, कुछ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा थी, राइट? यस सर। जब इसका ये स्मूथ सरफेस पे चढ़ रहा है तो कोई फ्रिक्शन लग रहा है क्या? नहीं होगा। नहीं लग रहा है होगा। क्या? नो सर। नहीं लग रहा ना? कोई फ्रिक्शन तो लग नहीं रहा। ओके, कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा, तो क्या बोल सकता हूं मैं? नो फ्रिक्शन इंप्लाइज नो टॉर्क, राइट? यस सर। दिस मीन्स ओमेगा विल रिमेन कांस्टेंट, है ना? और टॉप मोस्ट पॉइंट पे क्या होगा, इसकी वेलोसिटी तो जीरो हो गई बट ओमेगा बचा रहेगा। मतलब कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी डज नॉट गेट कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। यस और नो? हाँ है ना? यहां पर इसके यस। पास ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी भी है और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी है, हाँ है ना? यस सर। लेकिन यहां इसके पास पोटेंशियल एनर्जी और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी दोनों है। यहां इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है
ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 0 है। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 0 है। यहाँ पर इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 0 है। बट रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी 0 नहीं है। तो यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी और यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी इक्वल नहीं हो सकती है क्या? नो सर। क्योंकि कोई स्मूथ सरफेस होने की वजह से यहाँ पे कोई टॉर्क नहीं लगा, इसलिए इसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो पाई। ओके, वो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में ही रह गई, एनर्जी का लॉस नहीं हुआ, बट वो एनर्जी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हुई, इसलिए फाइनल हाइट और इनिशियल हाइट सेम नहीं होगी। हाँ, समझ में आया कॉन्सेप्ट? यस सर। तो हम क्या बोलेंगे, हमें इस कंडीशन को पहुंचने के लिए हमें ये निकालना पड़ेगा कि आखिरकार यहाँ पे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी। ओके, है ना? यस सर। सो एट बॉटम मोस्ट पॉइंट पे क्या था, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी एच नॉट। यस सर। दिस मीन्स हाफ आई कितना है, क्योंकि सॉलिड स्फीयर है इसलिए 2/3 एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ एम वी कितना ओमेगा आर इज इक्वल टू, सॉलिड है तो सर 2/5 नहीं होगा? सॉरी 2/5 होगा ना, एम जी एच नॉट, राइट? सो दिस मीन्स अगर आप सारी कैलकुलेशन करोगे तो यू विल फाइंड की रोटेशन ओमेगा निकल, बेसिकली ओमेगा आर निकल जाएगा ना, उसको वापस यूज करके आप रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हो। तो आप लिखोगे रोटेशनल एनर्जी कितनी आएगी, 2/7 एम जी एच नॉट। ओके, ओके सर। एंड ऑन स्मूथ सरफेस कितना हो जाएगा फिर, स्मूथ सरफेस पे टॉप मोस्ट पॉइंट पे, स्मूथ टॉप पे क्या होगा, एम जी फाइनल हाइट एच प्लस 2/7 एम जी एच नॉट रोटेशनल एनर्जी इज इक्वल टू इनिशियल एनर्जी एम जी एच नॉट। दिस मीन्स आपका जो एच आया वो कितना आया, 5/7 एच नॉट। समझ में आया? मैं थोड़ी कैलकुलेशन स्किप किया हूँ ताकि आंसर तक जल्दी पहुँचे, बट कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं? यस सर। तो आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि छोटी छोटी चीज़ें सोचने के लिए बहुत हैं इस चैप्टर में, यस सर। है ना? मैं बेटा थोड़ा स्लो पढ़ा दे रहा हूँ, इसलिए जो टारगेट मैं लेता हूँ उसको रीच नहीं कर पाता हूँ। स्लो इसलिए पढ़ा दे रहा हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि यार फास्ट जाऊँगा तो कोई फ़ायदा ही नहीं क्लास लेने का। ठीक है, ऑनलाइन मतलब फास्ट में इससे मैंने जो मेरे को मैं इससे और फास्ट जा सकता हूँ इस चीज़ पे, कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन उतने अच्छे से डीप में एक्सप्लेन किए बिना सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करके बढ़ सकता हूँ चीज़ों को। पर यार आप देख रहे हो ना, मैं सारे कॉन्सेप्ट कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ कम से कम क्वेश्चंस में, उसमें टाइम ज़्यादा दे दे रहा हूँ। तो मेरा ये कहना है कि इसलिए आज भी चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ। इनफैक्ट एक पूरा टॉपिक बचा हुआ है, एंगुलर इम्पल्स एंड एंगुलर कोलिजन। ओके, कल वो ये चैप्टर मैं कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है बेटा? ओके सर। एंगुलर इम्पल्स और एंगुलर कोलिजन, और नेक्स्ट क्लास में मैं अगला एक काम करो, अपने डाउट्स भेज दो, तो या तो मैं डाउट्स ले लूँगा या फिर मैं अगला चैप्टर शुरू कर दूंगा नेक्स्ट क्लास, मतलब कल ही। ठीक है? वैसे तो सर वो दो पोर्शन, कौन से वो दो, दो पोर्शन आप कल जब बोले छूट एंगुलर इम्पल्स और एंगुलर तो कोलिजन तो मिले हुए कनेक्टेड पोर्शन है ना बेटा। वो आप बाद में करेंगे? नहीं, कल करा दूंगा।
उसके बाद ही डाउट लूँगा, या उसके बाद अगला चैप्टर शुरू भी कर दूँगा। ठीक है, ठीक है। ओके सर। नॉर्मली मैं आज की क्लास में पूरा कवर कर देता, बट मुझे लग रहा है स्लो पढ़ाने से आपको समझ में आएगा, याद रहेगा, इसलिए स्लो स्लो पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स आप इसके बाद करेंगे या फिर इसके बाद फ्लूइड प्रॉपर्टीज मैकेनिक्स ही ऑफ होगा, और क्या मैटर? होगा। अब कल ही फ्लूइड मैकेनिक्स शुरू कर देंगे। फ्लूइड मैकेनिक्स का मतलब पहले मैं इलास्टिसिटी शुरू करूँगा, बेसिकली प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर शुरू करूँगा। ठीक है, ओके सर। उधर हीट में क्या क्या हो गया आपका? सर हीट में तो सर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पढ़ा रहे हैं अच्छा, मतलब सर लैटेंट हीट वो सब। मतलब कैलोरीमेट्री चल रहा है ना? यस सर। सिर्फ कैलोरीमेट्री हुआ है कि और भी कुछ हुआ अभी तक? नहीं सर, वही सर करा रहे थे, और मतलब बीच में एक दिन डाउट ले लिए थे सर। हाँ, नहीं नहीं, मैं पूछ रहा हूँ क्या चल रहा है, मतलब ठीक है। तो कैलोरीमेट्री चल रहा है ना वहाँ पे? ठीक है, नवंबर में मेरे ख्याल, ठीक है, आपका मतलब सही जा रहा है, सिलेबस सही जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मैंने इतना टाइम स्पेंड किया इस चैप्टर में, फिर भी सिलेबस सही जा रहा है। दिक्कत ये हो गई है, आप लोगों का जो टाइम टेबल है उसमें मुझे एक्स्ट्रा क्लास का स्कोप ही नहीं मिल रहा है। सिर्फ एक वेंसडे को 6:30 से 8 में ले सकता हूँ क्लास, ऐसा दिखा मेरे को। यस सर, आपका तो बस 2 ही क्लास होता है वीक में। नहीं नहीं, वो तो है ही, मतलब मेरी जो क्लास छूट गई थी, कभी कनेक्शन, एक दो दो क्लास मेरी कैंसिल हुई ना टोटल अभी तक, यस सर। जो मैंने मेकअप नहीं करी है। तो उन 2 क्लासेस के लिए मेरे को वही दिख रहा है कि मतलब वेंसडे को 6:15 के अलावा कोई टाइम ही नहीं है जब मैं ले सकता हूँ। मतलब 6:15 तक क्लास है, तो 6:30 के अलावा। और उसमें भी मुझे मतलब शायद ऑफलाइन क्लास है कुछ लोगों की, तो वो भी ले सकता हूँ कि नहीं, मुझे मालूम नहीं है। सर वेडनेसडे को तो हम लोग का ऑफलाइन 4:30 बजे तक रहता है। कुछ बायोलॉजी का 6:15 तक है ना? यस सर। लेट मी सी। ठीक है, ओके सर। मैं एक बार टाइम टेबल में देख लेता हूँ, नहीं होगा तो कम से कम 7 से 8 ही एक दो क्लास लेके ख़त्म करूँगा। ठीक है, ओके सर। चलो, मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। सर रिकॉर्डिंग्स भेज दीजिएगा सर, हाँ पिछला बेटा। दिन का और आज का। अच्छा, पिछली यस क्लास का सर। रिकॉर्डिंग नहीं किया था क्या? नहीं सर। ओके ठीक है, मैं भेज दूंगा। ओके, ओके बेटा, ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू बेटा।